हाय एवरीवन, दिस इज योर मास्टर और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर दैट इज पॉवर्टी। हमने 3 चैप्टर अब तक कंप्लीट कर लिए। फर्स्ट था इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। सेकंड हमने पढ़ा इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990 एंड थर्ड पढ़ा एलपीजी जो कि आपका 1991 में आया था। तो ये तीनों चैप्टर काफी कंटिन्यूटी में चलता है, ठीक है ना। इसमें 1600 से लेकर आपने 1947 तक पढ़ा, फिर 1950 से 1990 और उसके बाद 1991 का एलपीजी पॉलिसी या इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। बट अब जो हम पढ़ने वाले हैं, अब किसी चैप्टर का किसी से कोई ज्यादा कनेक्टिविटी है नहीं, ये सब अपने आप में एक चैप्टर है, ठीक है। तो फोर्थ चैप्टर है वो है पोवर्टी। अच्छा, 1-2 साल से पोवर्टी चैप्टर को डिलीटेड रखा गया है सीबीएसई में, बट और लोगों के काम आ सकता है ये चैप्टर, इसलिए इस पर मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है कि पुअर कहेंगे किसे। सिंपल सा मीनिंग है कि कोई भी इंडिविजुअल जिसके पास बेसिक नेसेसिटीज ना हो, जो फुलफिल ना कर सके अपने बेसिक नेसेसिटीज को, उसको हम क्या बोलेंगे, पुअर पर्सन बोलेंगे। और बेसिक नेसेसिटीज होते क्या है, जिसे आप बोलते हैं रोटी, कपड़ा और मकान, ठीक है। सेकंड है, ये टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट तो नहीं है चैप्टर के लिए, लेकिन बेसिक नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है। एक टॉपिक होता है जिसको कहते हैं सोशल एक्सक्लूजन, ठीक है। एक्सक्लूजन वर्ड से ही आपको समझ में आएगा कि कुछ एक्सक्लूड कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी पुअर पर्सन है वो उसी सराउंडिंग में रहेगा, उसी पुअर पीपल के साथ, ठीक है ना। जैसे आप देखेंगे कि बहुत सारे, जैसे बिहार हो गया आपका, मध्य प्रदेश हो गया, यूपी हो गया, ये सारे जगह पे आप देखेंगे एक टोला सिस्टम भी होता है, ठीक है ना। यानी कि मान लो कोई एससी का है, एसटी का है या इवन जनरल का है, तो उनका टोला बना रहता है कि इस टोला में बस वही लोग रहेंगे, उसमें आप ज्यादा जा नहीं सकते, ठीक है ना। तो हो क्या रहा है कि अगर कोई पुअर है ना, या फिर पुअर लोग को भी देखोगे तो उनको एक एरिया काफी छटा हुआ या एकदम साइड वेज वाला एरिया दे दिया जाता है, वो लोग वहीं रहते हैं। तो सोशल यानी सोसाइटी को क्या कर रही है, एक्सक्लूड करके रखिए कि आप लोग पुअर हैं तो पुअर सराउंडिंग पे ही रहेंगे, ठीक है। फिर आपने मूवी देखी होगी सुपर 30, उसमें भी ये इन्फ्योरिटी कॉम्प्लेक्स जनरेट किया जाता है। तो वो लड़की वगैरह जो होती है, बाल में ऑयलिंग नहीं की रहती है, उन लोगों को इंग्लिश अच्छा नहीं बोलने आता है, तो उसे सब एक्सक्लूड कर रहे होते हैं। वहाँ के जो बच्चे होते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे होते हैं, वो क्या कर रहे होते हैं, उसको एक्सक्लूड कर रहे होते हैं कि तुम लोगों की जगह वही है, तुम लोगों को वहीं रहना चाहिए, यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, ठीक है। सेकंड जो है हमारा टॉपिक वो है वनरेबिलिटी। ऐसे ये इन्वायरमेंट में भी आता है वनरेबल, या आपने पढ़ा होगा इंडेंजर्ड स्पीसीज, एक्सटिंक्ट स्पीसीज। तो सेम है वनरेबिलिटी, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन कम्युनिटीज, चाहे वो बैकवर्ड कास्ट हो या इंडिविजुअल, जैसे वीडो हो गया या फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन हो गए, या तो वो पुअर हो जाएंगे या हमेशा पुअर रहेंगे इन कमिंग ईयर्स। यानी कि जैसे इन्वायरमेंट में भी क्या होता है ना, पहले वनरेबल बनता है, फिर इंडेंजर्ड स्पीसीज बनता है और धीरे धीरे वो एक्सटिंक्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो जैसे ही वो वनरेबल है, हमें क्या करना चाहिए, सपोर्ट प्रोवाइड करना चाहिए, नहीं तो वो क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। तो यहाँ पे भी वही बोल रहा है कि जैसे जो बैकवर्ड कम्युनिटीज हैं, ठीक है, अगर उसे हम सपोर्ट या एड प्रोवाइड नहीं करेंगे तो क्या हो जाएंगे, पुअर हो जाएंगे या जिंदगी भर पुअर रहेंगे। दूसरा क्या है, जो इंडिविजुअल्स है लाइक विडो, इसीलिए देखिएगा आप, गवर्नमेंट इनको सपोर्ट करने के लिए क्या देती है, विडो पेंशन देती है। फिजिकली हैंडीकैप्ड इनको रिजर्वेशन दिया जाता है कि ये भी अपने आप को अपलिफ्ट कर सके, आगे बढ़ सके, ठीक है, नहीं तो ये क्या रह जाएंगे, पुअर रह जाएंगे। और दूसरा बात आप ये भी जानते हैं, जैसे विडो हो गया, फिजिकली हैंडीकैप्ड जो पर्सन होते हैं, उन्हें क्या किया जाता है, उन्हें कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं मिलता है, और सोसाइटी से भी काफी उनको एक्सक्लूड कर दिया जाता है, ठीक है। तो वो या तो पुअर हो जाएंगे आने वाले समय में, या हमेशा पुअर रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पुअर पीपल, यानी कि पुअर पीपल के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो क्या क्या है वो हम देखते हैं। फर्स्ट है हंगर, स्टारवेशन एंड माल न्यूट्रिशन। तो आपको पता है कोई पर्सन, हंगर कोई खुशी से तो भूखा नहीं रहता ना भाई, गरीब होगा तभी वो क्या होगा, हंगर होगा या स्टारवेशन की पोजीशन होगी या माल न्यूट्रिशन होगा। अच्छा, तीनों टर्म अलग अलग है, ठीक है ना। माल न्यूट्रिशन यानी न्यूट्रिशन की कमी हो रही है, हंगर यानी भूखा है, स्टारवेशन बहुत बुरी स्थिति होती है, ठीक है ना। हंगर का ही एक नेक्स्ट लेवल रहता है स्टारवेशन। नेक्स्ट है लिमिटेड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी। इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी नहीं है, यानी अर्निंग का कोई जरिया नहीं है,
ठीक है, हो सकता है वो लेस एजुकेटेड हो, उन्हें कोई अच्छा काम ही ना मिलता हो, और जो पैसा वो मिल रहा है वो उनके घर के लिए इनफ नहीं है, फूडिंग के लिए इनफ नहीं है, तो ये हो सकता है। थर्ड होता है लैक ऑफ फैसिलिटीज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर। बहुत सारे पुअर पीपल हैं, उनके पास फैसिलिटीज ही नहीं है, ना वाटर की ना इलेक्ट्रिसिटी की, ठीक है ना। या फिर आप लोग भी देखे होंगे जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, उनके पास ना इलेक्ट्रिसिटी है ना वाटर है। फोर्थ है पुअर हेल्थ। पुअर हेल्थ का क्या है, जाहिर सी बात है, मान लीजिए कोई पर्सन है, ठीक है, उसका क्या है, पुअर हेल्थ है। जाहिर सी बात है कि उनके पास अगर पैसे ही होते तो वो अपना इलाज करा सकते थे। ऐसा देखिए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में इलाज फ्री होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, मेडिसिन का तो कॉस्ट आपको देना ही पड़ता है, और चार्जेस भी होते हैं। बहुत सारे ऐसे चेकअप्स होते हैं, उनके चार्जेस होते हैं, नॉमिनल होते हैं, ज़्यादा महंगे तो नहीं होते हैं, लेकिन वो भी देना होगा ना। तो अगर उतना आप अर्न ही नहीं कर रहे हो तो दोगे कैसे, ठीक है। और भी जो डेंजरस डिजीजेज हैं, उसमें तो काफ़ी, लाइक कैंसर वगैरह होगा, उसके लिए काफ़ी पैसे चाहिए, ठीक है, तो वो तो दे नहीं पाएंगे। फिफ्थ इज जेंडर इनइक्वालिटी। ये आपने बहुत कॉमन, या मैंने खुद भी देखा है अपने, जैसे मान लो एक बॉय है, एक गर्ल है, बॉय और गर्ल सेम ही पोस्ट पे हैं, लेकिन गर्ल को 10,000 रुपये महीने दे रहे हो आप, और बॉय को दे रहे हो 15K, यानी आप क्या कर रहे हो, जेंडर इनइक्वालिटी कर रहे हो। नेक्स्ट क्या है, डेट ट्रैप। डेट ट्रैप का क्या होता है, यानी आप कर्ज के जाल में फंस गए हो, ठीक है ना। मान लो आप 5,000 कमा रहे हो, लेकिन उसमें से हर महीने आपको 2.5K क्या करना पड़ रहा है, कर्ज चुकाना पड़ रहा है, क्योंकि आपने कहीं से कर्ज ले रखा था, ठीक है, या सूद पे पैसा उठा रखा था, तो वो पैसा आपको रेगुलर लौटाना पड़ रहा है, और आपकी जो अर्निंग है वो बढ़ नहीं रही है, तो ये आपको करते रहना पड़ेगा, ठीक है ना। किसको कहते हैं, आप कि कर्ज के जाल में फंस चुके हैं, ठीक है। बिगर फैमिलीज, अच्छा बिगर फैमिलीज होता है तो पर पर्सन आप देखेंगे, जैसे जिसको आप पर कैपिटा इनकम भी बोलते हैं, वो घट जाता है। जैसे मान के चलिए कि आपके फैमिली में 20K रुपीज कोई एक ही पर्सन मान के चलिए कमा रहा है, ठीक है, और उसमें टोटल मेंबर कितने हैं, 5, तो पर पर्सन कितना पड़ रहा है, 4K, ठीक है। वही अब मान लीजिए कि BC के कमाते हैं, और टोटल नंबर ऑफ फैमिली है 10, तो सबको कितना मिल रहा है, सब पे कितना पड़ रहा है, 2K। यानी बिगर फैमिलीज होगा तो पर पर्सन पे जो खर्च होगा ना, वो कम पैसा खर्च होगा, और इससे क्या होगा कि वो, अब कम पैसा खर्च हो रहा है तो अच्छी जगह वो एजुकेशन नहीं ले पाएंगे, सबके हेल्थ के बारे में नहीं सोचा जा सकता, सबको अच्छी फूडिंग नहीं कराई जा सकती, तो सबके प्रॉपर न्यूट्रिशन का ध्यान नहीं रखा जा सकता, तो इससे क्या होता है, वो पुअर रह जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं पुअर पीपल के। अच्छा, ये बस फैक्ट है, मोर देन 1/5 ऑफ द वर्ल्ड्स पुअर 270 मिलियन लिव इन इंडिया, यानी कि वर्ल्ड के जो 1/5 पुअर है वो इंडिया में पाए जाते हैं, जिनके पास अपनी बेसिक नीड्स भी नहीं है, जिनके पास क्या है, अपनी बेसिक नीड्स भी नहीं है। मेजर्स टू डिटरमाइन पॉवर्टी। पॉवर्टी को नापने के क्या क्या तरीके हैं, तो फर्स्ट है आपका, एक को कहते हैं रिलेटिव पॉवर्टी और दूसरे को कहते हैं एब्सोल्यूट पॉवर्टी, ठीक है। एक को क्या कहते हैं, रिलेटिव, और दूसरे को कहते हैं एब्सोल्यूट। रिलेटिव यानी रिलेशन, ठीक है, या कंपैरिजन। सो मान लीजिए, एक सेकेंड, मैं बोल रहा हूं कि मैं आशीष नाम के लड़के से, ठीक है, मैं आशीष नाम के लड़के से क्या हूं, पुअर हूं, यानी मैं अपने आप को कंपेयर कर रहा हूं इस पर्सन से, ठीक है। या फिर आप डिफरेंट रीजन को कंपेयर कर सकते हो, जैसे बिहार गरीब है, किससे, यूपी से। या फिर नेशन को कर सकते हो, इंडिया गरीब है, किससे, अमेरिका से। सो आप कंपैरिजन कर रहे हो, इसको बोलते हैं रिलेटिव पुअर, ठीक है। तो पॉवर्टी ऑफ पीपल इन कंपैरिजन टू अदर पीपल, रीजन्स और नेशन, जैसे धीरज इज पुअर देन आशीष। अच्छा, इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें ये नहीं पता लग पाता हाउ पुअर द पुअर पर्सन इज नॉट कॉन्स्टिट्यूटेड, यानी कि ये नहीं पता लगा पाते हैं कि धीरज पुअर है, लेकिन कितना पुअर है वो पता नहीं लग पाता है, ठीक है। सेकेंड थिंग, एब्सोल्यूट पॉवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी में क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी कि अब आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए बता दे रहा हूं कि पॉवर्टी लाइन होती है, तो पॉवर्टी लाइन से नीचे कितने लोग रह रहे हैं, उसका डाटा निकालिए आप।
मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ जो लोग 20,000 रुपए कमा रहे हैं, 20,000 से अगर वो कम कमा रहे हैं वो क्या हो जाएंगे, बिलो पॉवर्टी लाइन जाएंगे। तो बिलो पॉवर्टी लाइन है तो उनको हम क्या बोल रहे हैं, एब्सोल्यूट पॉवर्टी, ठीक है ना। यानी अगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो 22% पीपल जो है, इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो कहाँ रहती है, बिलो पॉवर्टी लाइन है। तो हमें क्या पता चल गया, एब्सोल्यूट पॉवर्टी, ठीक है। बट इसमें भी एक प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, डज नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन वेरी पुअर एंड पुअर, यानी गरीब और जो ज्यादा गरीब है उसमें क्या अंतर है वो पता नहीं लग पा रहा है। दूसरी चीज क्या है, गरीबी के एक रीजन तो हो नहीं सकते, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, अभी हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में देखा है। तो सोशल फैक्टर्स लाइक इलिटरेसी हो सकता है, इल हेल्थ हो सकता है, ये सब कंसीडर नहीं किया जाता है, ठीक है ना। तो ये दो आपके पॉवर्टी को डिटरमाइन करने के कुछ मेजर्स है। नेक्स्ट है, अगर एब्सोल्यूट पॉवर्टी को बोला जाए कैसे मेजर करते हैं, तो वो हम देखते हैं। इंडिया में हम क्या करते हैं, पॉवर्टी लाइन से ये मेजर करते हैं। अभी मैं कुछ देर पहले ये बता रहा था कि हमने स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया है कि मिनिमम लेवल ऑफ कंजप्शन कितना होगा। अगर आप इतना भी नहीं कर पा रहे हैं तो हम आपको डिक्लेयर कर देंगे या मान लेंगे कि आपके यहाँ एक एब्सोल्यूट पुअर है, ठीक है। सीधा समझिए कि ऐसे ही आगे ये टॉपिक आएगा ही, तो वहां मैं आपको डिटेल में बता दूंगा पॉवर्टी लाइन के बारे में। लेकिन अभी मान के चलिए कि मिनिमम मैंने फिक्स कर लिया है कि मिनिमम अगर जो 10,000 भी नहीं कमा पा रहा है वो क्या हो जाएगा, पुअर हो जाएगा। अब ऐसे लोगों का डाटा पूरे इंडिया में निकाल लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि एब्सोल्यूट पुअर कितने लोग हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी, उसके लिए कुछ कुछ चीजें की गई, वो देखते हैं। फर्स्ट है प्री इंडिपेंडेंट इंडिया, ठीक है, यानी आजादी से पहले दादा भाई नेहरू इन्होंने जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग निकाली थी, ठीक है, कि 3/4 होना चाहिए, ठीक है। जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग, कैदी को कितना मिल रहा है और एक जनरल सिटीजन को कितना मिल रहा है, उससे कंपेयर करके इन्होंने जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग निकाला था, ठीक है। नेक्स्ट है पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया, ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं, कुछ बुक्स में दिया हुआ है तो ये सब फैक्ट्स रिलेटेड चीजें हैं। पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में क्या हुआ कि सेवरल अटेम्प्ट्स लिए गए कि पता किया जाए कि इंडिया में कितने पुअर है। देखो जब तक आपको पता नहीं चलेगा ना, गवर्नमेंट आपके लिए कुछ स्कीम्स नहीं बना पाएगी। या हम आगे पढ़ेंगे, बहुत सारे पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं कि पॉवर्टी से लोगों को निकाला जा सके। तो जब तक आपके पास एक्चुअल डाटा ही नहीं होगा कि कितने लोग पुअर है, हमें कितने लोगों को निकालना है, तो फिर आप निकालोगे कैसे। इसीलिए ये पता करना बहुत जरूरी था कि पुअर पीपल हैं कितने, या हम कंसीडर कैसे करें कि कितना के नीचे, चाहे वो वैल्यू पैसे में हो या सोशल फैक्टर्स में हो, कितने के नीचे हम मान लेंगे कि ये पर्सन पुअर कहलाएगा, ठीक है। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस में क्या हुआ, 1962 में एक प्लानिंग कमीशन बैठा, स्टडी ग्रुप बैठाया गया कि पता किया जाए कि कितने लोग पुअर पीपल हैं। 1979 में क्या हुआ, टास्क फोर्स ऑन प्रोजेक्शन ऑफ मिनिमम नीड्स एंड इफेक्टिव कंजप्शन डिमांड, यानी कि मिनिमम नीड्स लोगों के कितने हैं और उनका कंजप्शन डिमांड क्या है वो पता किया जाए, उसके लिए एक टास्क फोर्स बनाया गया था। और 1989 में एक एक्सपर्ट ग्रुप बनाया गया, ठीक है। अब देखिए पॉवर्टी लाइन टॉपिक आ गया है, वो हम देखते हैं, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है। पॉवर्टी लाइन क्या बोल रहा है, कट ऑफ पॉइंट ऑन द लाइन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि ये लाइन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, मैंने यहाँ पे एक कट ऑफ पॉइंट बना दिया, यानी कि इधर मैं बोल दिया कि पुअर होंगे, इधर होंगे नॉन पुअर, ठीक है। मैंने पॉपुलेशन को डिवाइड कर दिया पुअर और नॉन पुअर में। अब इसमें भी डिफरेंट डिफरेंट स्टेटस, मतलब स्टेटस होंगे, पुअर नॉन सॉरी पुअर होंगे, वेरी पुअर होंगे, ठीक है ना। वैसे यहाँ पे भी होगा कि मिडिल क्लास, फिर ये हो जाएगा कि मिलियनर, बिलियनर, ऐसे ऐसे करके नॉन पुअर के साइड में भी धीरे धीरे एक एक ऐसे ऐसे पॉइंट रहेगा, ठीक है, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। अच्छा मेथड हमने कौन सा यूज किया, मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर, यानी मंथली कोई कितना खर्च कर रहा है उस हिसाब से हम पता करें। और ये तेंदुलकर मेथोडोलॉजी है, काफी सालों तक हमने इसको यूज किया है, ठीक है। तो 2011-12 के डाटा के अकॉर्डिंग अगर 816 रुपए पर मंथ अगर आप खर्च कर रहे हैं तो आप वो भी रूरल एरिया में, तो आप क्या है, पुअर नहीं है। और अर्बन में 1000 रुपीज, ठीक है। बाद में क्या हुआ ना, इस चीज को चेंज कर दिया गया, ठीक है, कि कैलोरी इनटेक पे हम लेंगे। प्लानिंग कमीशन ने सेट किया कि देखो एक्सपेंडिचर खर्च करने से आप नहीं बता सकते कोई पर्सन पुअर है कि नहीं, कैलोरी से बता सकते, क्योंकि खाना के हिसाब से बताया जा सकता है कि वो खाना किस प्रकार का खा रहा है। अच्छा खाना खा रहा है तो जाहिर सी बात है पुअर नहीं होगा। अगर बहुत कम कैलोरी इनटेक कर रहा है तो वो हो सकता है पुअर हो। तो ये कैलोरी वाला मेथड लिया गया
तो इसमें मिनिमम कैलोरी इनटेक बोला गया कि अगर 2400 कैलोरीज पर पर्सन पर डे अगर ले रहा है रूरल एरिया में तो क्या है, पुअर नहीं है। और 2100 कैलोरी ले रहा है पर पर्सन पर डे अर्बन एरिया में तो पुअर नहीं है। हाई क्यों रखा गया रूरल एरिया में? क्योंकि यहाँ पे लेबर इंटेंसिव वर्क ज्यादा होता है। क्या होता है? लेबर इंटेंसिव वर्क ज्यादा होता है, तो उन्हें कैलोरी की ज्यादा जरूरत है। और शहरों में क्या होता है, थोड़ा कंफर्ट लाइफ होता है, या जो आप देखते हो ट्रांसपोर्टेशन काफी अच्छा होता है, तो इसके वजह से उनकी एनर्जी काफी कम यूज हो पाती है। ठीक है, यानी लेबर इंटेंसिव ज्यादा वर्क नहीं हो पाता है, तो उनके लिए कैलोरी इंटेक कम रखा गया। नेक्स्ट है कुछ टाइप्स के आपके पुअर लोग हैं, वो देख लेते हैं। फर्स्ट है क्रॉनिक पुअर। क्रॉनिक पुअर किसे बोलेंगे? या तो जो हमेशा पुअर रहता है या कभी कभी पुअर रहता है, उसको हम क्रॉनिक पुअर बोलते हैं। सेकेंड है ट्रांजिएंट पुअर। ट्रांजिएंट पुअर में दो है, एक को कहते हैं चर्निंग पुअर। चर्निंग पुअर मतलब वो कभी पॉवर्टी में रहेगा, कभी पॉवर्टी से बाहर आ जाएगा। जैसे स्मॉल फार्मर, जब उसकी कटनी हो गई, पैसे आ गए तो वो पॉवर्टी से बाहर है, फिर वो पैसे खर्च हो गए तो फिर पॉवर्टी में चला जाता है। नेक्स्ट होता है ओकेजनली पुअर। ओकेजनली पुअर यानी रिच हमेशा रहेगा, पुअर समटाइम्स रहेगा। ठीक है ना? इसका एग्जांपल जैसे मान लो ये जो चिकन वगैरह का दुकान होता है, नवरात्रे में या बहुत सारे टाइम वो क्या होते हैं, बंद हो जाते हैं। उस टाइम उनको पैसे नहीं आ रहे हैं, बाद बाकी टाइम उनके पास पैसे रहते हैं। ठीक है। नन पुअर क्या है? जो कभी पुअर नहीं रहता उसको नन पुअर कहते हैं। ठीक है। अच्छा, ये सब कुछ काम के नहीं है, मतलब अगर 12 बोर्ड्स के हिसाब से देखा जाए तो कोई काम का नहीं है, बस याद करने वाली चीज है, फैक्ट है। एक दिया हुआ हेड काउंट रेशियो। हेड काउंट रेशियो क्या होता है? कितने लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है बटा टोटल पॉपुलेशन इनटू 100। और देखा जाए तो इंडिया में 21.9% 2011-12 के हिसाब से हेड काउंट रेशियो में 21.9% था। सेकंड है सेन इंडेक्स। ये दिया था आपके अमर्त्य सेन ने। ठीक है, नोबेल प्राइज भी मिला है। तो इन्होंने 3 मेजर्स लिए थे पॉवर्टी के। एक हो गया द पॉवर्टी रेट, द पॉवर्टी गैप रेशियो और द इनइक्वालिटी ऑफ इनकम। ठीक है, ये सब एक्स्ट्रा चीजें हैं, बस मैंने डाल दिया। एनएसएसओ को आपने क्लास 11th में भी पढ़ा होगा। क्या होता है? नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। और इनका काम ही क्या होता है? डाटा कलेक्ट करना। ठीक है, या बोल सकते हो सैंपल कलेक्ट करना। ठीक है। और ये अभी इस चैप्टर के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये क्या करते हैं? कंजप्शन एक्सपेंडिचर डाटा बनाते हैं। ठीक है ना, कि लोग कितना कंजप्शन कर रहे हैं उसका एक डाटा क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कुछ ये सब फैक्ट्स हैं। 1973 और 74 के हिसाब से देखा जाए तो 320 मिलियन लोग हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन है। उसके बाद 2011-12 का डेटा देखा जाए तो उसमें 217 मिलियन लोग हैं, यानी कुछ स्थिति ठीक हुई है। प्रोपोर्शन देखा जाए तो 55% है, यहाँ प्रोपोर्शन देखा जाए तो 22% है। 80% ऑफ द पुअर कहाँ है? रूरल एरियाज में है। और यहाँ पे कुछ बदला नहीं है, बिकम अर्बन पुअर। अच्छा, इस कॉन्सेप्ट को जरा समझिए आप, एक सेकंड से। हो क्या रहा है ना, जैसे मान लो मैं एग्जाम्पल है ये, मान के चलो कि रूरल एरिया में मैं बोल रहा हूँ जो 10,000 रुपए पर मंथ नहीं कमा रहा है, उसको मैंने क्या बोल दिया? या मान लो वो 20,000 रुपए कमा रहा है। कितना कमा रहा है? 20,000 रुपए कमा रहा है। रेंट वगैरह दे के इसको जो बचत हो रही है ना, वो 5K की सेविंग हो जा रही है। ठीक है, तो उसको लगा ये जीवन सही नहीं है, मुझे अर्बन एरियाज में जाना चाहिए। वो अर्बन एरियाज में चला गया, वहां वो 40K कमा रहा है पर मंथ, और उसकी जो सेविंग है वो सेविंग 0 है, 0K। यानी हुआ क्या? देखो, हमने बोला था कि जो 20,000 रुपए कमा रहा है गांव में उसको हम गरीब बोल रहे हो। ठीक है, तो ये गांव में गरीब, आपने भी देखा था ना 816 रुपया, रूरल एरिया में 1,000 रुपया। तो डाटा तो अलग होता है। अर्बन के हिसाब से हम पुअर किसी और को बोलते हैं, रूरल के हिसाब से पुअर किसी और को बोलते हैं। तो रूरल के हिसाब से तो ये 20,000 रुपए कमा रहा था तो पुअर हो गया। ये अर्बन में आया तब तो अर्बन का डाटा हाई रहता है। जैसे 816 रुपया था रूरल के लिए, तो 1,000 रुपया तो अर्बन के लिए। तो अर्बन में ये ठीक है 40,000 रुपए कमा रहा है, लेकिन अर्बन के हिसाब से ये क्या हो गया? पुअर हो गया। यानी चेंजेस कुछ नहीं हुए हैं। अच्छा, यहाँ देख रहे हो, मैं ये चीज जानबूझ के आपको बना के बताया हूँ कि 0K सेविंग है, यानी कि वहां खर्चे ज्यादा हैं शहरों में। ठीक है, तो वहां तो आप सेविंग कर भी पा रहे थे, यहाँ तो आप सेविंग भी कर नहीं पा रहे हो। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है कि कुछ रूरल पुअर जो आते हैं तो अर्बन में वो अर्बनाइज पुअर बन के रह जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है यूपी, बिहार, MP
वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु ये सब थे। 70 मतलब इंडिया के 70% ऑफ जो इंडिया के पुअर थे वो इन्हीं स्टेट्स में थे। बाद में कुछ लोग बाहर आ गए, तो बच कौन गए हैं अभी? उड़ीसा है, एमपी है, हमारा बिहार है और यूपी है। ठीक है, अब चलते हैं ब्रिटिश रूल के बारे में। फिर से ये सब पुरानी चीज है, आपकी रिवाइज ही हो जाएगी। ब्रिटिश रूल, एडवर्स इफेक्ट्स ऑन द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ इंडिया, क्या हुआ वो देखते हैं। फर्स्ट है, ब्रिटिश गवर्नमेंट सिस्टमेटिकली डिस्ट्रॉयड इंडियन इंडस्ट्रीज। आपने पढ़ा था हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी, इसको कैसे कैसे खत्म किया गया। दूसरा बात है, वो क्या करते थे, यहाँ से रॉ मटेरियल लिया, उसे ब्रिटेन लेके गए और वहां से क्या बना के लाया, फिनिश्ड गुड्स, और वो भी किससे पहनाया, इंडियन को पहनाया, यानी टोपी। यानी यहाँ से कॉटन लेके गए, वहां शर्ट बनाया, शर्ट बना के हमें ही बोला कि पहनो, बहुत जरूरी है। ठीक है, और देखो फिनिश गुड्स जो लाते थे वो हायर प्राइसेस पे बेचते थे और एक मोटा पैसा कमाते थे। दूसरा है 70% जो से ज्यादा लोग जो थे वो एग्रीकल्चर सेक्टर में थे उस टाइम पे, और वहां पे क्या होता था, आपको टैक्स देना पड़ता था, क्योंकि वो एरिया आपका नहीं, उसके ब्रिटिशर्स ने जीता है तो आपको टैक्स देना होगा। आप खेती कर रहे हैं, वहां काम कर रहे हैं, तो उसके लिए जमींदार थे, ठीक है, मनी लेंडर्स थे, वो क्या करते थे, टैक्स कलेक्ट करते थे और आपके पास कुछ बचता, यानी जो फार्मर्स थे उनके पास कुछ बचता ही नहीं था। थर्ड है, इंडिया बिगेन एक्सपोर्ट फूड ग्रेन्स, 26 मिलियन डाइड फेमाइन 1875 टू 1900। यानी कि अब खुद को खाने के लिए है नहीं, और ब्रिटिशर्स बहुत मतलब बहुत सारी जगह पे कॉलोनीज बना के रखे थे, तो इंडिया में लोगों के पास खाने के लिए नहीं, लेकिन वो क्या करते थे, उनके सेना जो है, उनकी जो आर्मीज है वो कहीं कहीं पे वॉर लड़ रही है, फूड ग्रेन्स तो चाहिए, तो फूड ग्रेन्स वहां भेज देते थे, उन लोगों का पेट भरता था, वो लोग वॉर करते थे, और इंडिया में क्या होता था, बहुत सारे लोग भूख से मर जाते थे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हुई थी। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर। तो हम ये बस देख रहे हैं पॉवर्टी के जो स्टार्टिंग से क्या क्या रीजंस रहे इंडिया के पुअर होने के, वो सब हम देख रहे हैं। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर बहुत लोगों का क्या था, मेन लाइवलीहुड था। और लो सक्सेस रेट ऑफ लैंड सीलिंग, याद करो लैंड सीलिंग मैंने पढ़ाया था। इसमें क्या होता है, 20 एकड़ मैक्सिमम लिमिट सेट कर दी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा। क्या होती है, मैक्सिमम लिमिट गवर्नमेंट के द्वारा सेट कर दी जाती है कि इससे ज्यादा जमीन आप नहीं रख सकते। लेकिन आपको मैंने बताया था वो लूपहोल्स कैसे कैसे रहा था। आपने अपने एक फादर के रिलेटिव के नाम पे, एक मदर के रिलेटिव के नाम पे क्या कर दिया, जमीन कर दिया, और उससे आप पैसा ले रहे थे। 30 एकड़ अपने पास रखा, बाद बाकी 30 एकड़। ये चैप्टर मैंने आपको सेकंड चैप्टर में ये बहुत डिटेलिंग में बताया है। ठीक है, एक बार आप जाके वीडियो वो देखिए। ठीक है, तो आपने बहुत दूर के किसी रिलेटिव के नाम पे 30 एकड़ कर दिया, एक और दूर के मतलब जो रिलेटिव है उसके नाम पे 30 एकड़ कर दिया, और आप अपने खुद 30 एकड़, लेकिन पैसा आप कमा रहे हैं पूरे 90 एकड़ से, लेकिन पेपर पे शो हो रहा है सिर्फ 30 एकड़। ठीक है, तो फेल टू इम्प्लीमेंट इन एवरी स्टेट। तो लैंड सीलिंग का जो एक्ट बना था, जिसे आप चकबंदी भी शायद कहते हैं, वो फुल्ली तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था। आप लोग कमेंट में बताएंगे कि किन 2 स्टेट्स में ये फुल्ली तरीके से इम्प्लीमेंट हुआ था। मैंने चैप्टर 2 में पढ़ाया है इसे। ठीक है, सेकंड है मेजोरिटी ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल जो फार्मर्स है। ठीक है, मैंने आपको ये भी बताया था इंडिया में अधिकतर जो फार्मर्स है या तो वो स्मॉल है या तो मार्जिनल, और सबसे ज्यादा देखा जाए तो मार्जिनल फार्मर्स है। ठीक है, तो उनके जो लैंड है वो क्या है, लेस फर्टाइल थे, डिपेंडेंट हुआ करते थे वो रेन्स पे। ठीक है, और जो क्रॉपिंग भी करते थे स्टार्टिंग में, वो क्या करते थे, सब्सिस्टेंस क्रॉप्स करते थे, लाइक वीट, समटाइम्स लाइव स्टॉक। तो बात समझिए, सब्सिस्टेंस फार्मिंग कर रहे हैं तो आप कुछ ज्यादा अर्न नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैंने बताया आपको सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है, ओन यूज के लिए होती है। क्या होती है, ओन यूज के लिए जब आप फार्मिंग कर रहे हैं, यानी कि मान लीजिए मेरी फैमिली 200 केजी वीट का कंजप्शन करती है, तो मैं इतना ही उगा रहा हूँ, 200-250 ही उगा रहा हूँ। जबकि होना क्या चाहिए, सरप्लस। सरप्लस में क्या होता है कि भाई मैंने 500 केजी उगाया, 200 केजी मेरे घर के लिए रहेगा, और 300 केजी को क्या करूंगा, मैं सेल करूंगा, उससे पैसे कमाऊंगा। ठीक है, अच्छा, एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी वगैरह भी खराब थी, ये सब हमने फर्स्ट सेकंड चैप्टर में पढ़ा है कि क्वालिटी ही खराब थी, हम अच्छे टेक्निक्स यूज नहीं करते थे, इरिगेशन की फैसिलिटीज नहीं थी, इसलिए हमारी प्रोडक्टिविटी काफी लो थी, उपज ही नहीं हो पाता था उतना। ठीक है, तो इसलिए भी हम पुअर थे। क्या है थर्ड, फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग। तो क्या हुआ, मैं यहाँ बताता हूँ आपको। इंडिया में आप देखिएगा, आफ्टर 1947 पॉपुलेशन बहुत तेजी से राइज हुआ। ठीक, पॉपुलेशन क्या हुआ, तेजी से बढ़ा। अब मान के चलिए
पहले सभी लोग किसमें थे, एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थे, सब लोग एग्रीकल्चर कर रहे हैं। अब दो बेटे हुए, ठीक है ना, एक सेकंड इसको मैं यहाँ से बना देता हूँ। मान लीजिए ये फादर है, ठीक है, इनके पास बिहार में जो मेजरिंग यूनिट होता है उसको कट्ठा बोलते हैं, तो मैं वही ले रहा हूँ। 20 कट्ठा जमीन था, उनके दो बेटे हुए, ठीक है, सन ए, सन सेकंड, ठीक है। अब क्या होगा, ये इसका बंटवारा हो जाएगा, तो 10 कट्ठा आ गया इनके पास, 10 कट्ठा आ गया इनके पास। फिर इनके भी दो बच्चे हुए, इनके भी दो बच्चे हुए, तो इनके पास चल गया 5 कट्ठा, इनके पास चल गया 5 कट्ठा, इनके पास भी 5 कट्ठा, इनके पास भी 5 कट्ठा। यानी क्या हो रहा है, लैंड का फ्रेगमेंटेशन होते जा रहा है, यानी लैंड टुकड़ों में बढ़ते जा रही है। अच्छा, जैसे जैसे ये लैंड टुकड़ों में बढ़ती है ना, तो जब छोटा सा एरिया आपको लैंड बच जाएगा 2 4 5 जनरेशन के बाद, तो इस पे आप एग्रीकल्चर कर नहीं सकते। अगर कर भी रहे हो ना, तो आपको प्रॉफिट के जगह ज्यादा लॉस होगा। जमीन जब एक जगह रहती है ना, तो उससे आपको प्रॉफिट बहुत ज्यादा होता है, लेकिन जमीन जब वही टुकड़ों में अलग अलग जगह पे रहती है, तो उससे घाटा बहुत होता है, ठीक है। दूसरी चीज, आगे चलते हैं। उस टाइम पे नो अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, उस टाइम पे एम्प्लॉयमेंट भी नहीं था। एग्जाम्पल के लिए, आप आपने अगर सेकंड चैप्टर पढ़ा है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, तो उतना अच्छा हुआ ही नहीं है। तो इंडस्ट्रियल डेवलप, मान लो यहाँ का एग्जाम्पल मैं लूँ, ये दो जो बेटे थे, ठीक है, एक बेटा गया इंडस्ट्रीज में काम ढूंढने को, गुजरात वगैरह कहीं पे भी, अब वहां उसे काम ही नहीं मिला, ये काम 2 महीने किया, वो वापस लौट के आ गया। अच्छा, दोनों की शादियां हो रखी हैं, तो इनकी भी तो वाइफ बोलेंगे ना कि भाई जब आपका जमीन है, क्यों एक जगह काम करना, अलग हो जाओ, ये सारी चीजें होती हैं गाँव वगैरह में। अब वो बोलेंगे कि भाई बंटवारा करवा दो, तो 10 10 कट्ठा दोनों का अलग अलग हो गया, फादर मान लो डेथ कर गए तो ये चीजें धीरे धीरे फ्रेगमेंट, टुकड़ों में बढ़ती चल जाती है, और धीरे धीरे एग्रीकल्चर ऐसे क्या होता है, इसलिए इंडिया में आप देखिएगा एग्रीकल्चर धीरे धीरे रिड्यूस हो रहा है। क्यों हो रहा है, सबसे बड़ा रीजन है फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड। यही चीज आप पंजाब और हरियाणा वगैरह में नहीं देखेंगे, ठीक है। किसी आदमी को कमाना है, आप बाहर जाइए, आपको इस जमीन से जो भी एग्रीकल्चर होगा, उसका जो पैसा होगा वो आपको मिल जाएगा, लेकिन जमीन बेचना नहीं है फर्स्ट थिंग, और जमीन को टुकड़ों में बांटना नहीं है। एक ही जगह जो जमीन है, 20 कट्ठा हो 40 कट्ठा हो, वो एक ही जगह रहेगा, ठीक है। अब एक आदमी कनाडा में कमा रहा है, आपको वहां पैसा मिलता रहेगा, ठीक है। तो पर हेड, देखिए यहाँ मैंने लिखा है पर हेड जो लैंड था वो क्या होता गया, धीरे धीरे डिक्लाइन होते गया, ठीक है। नेक्स्ट है डिस्ट्रेस, संकट among फार्मर्स। क्यों, हाई प्रोडक्शन कॉस्ट, लो एंड अनस्टेबल यील्ड्स, ये सब कुछ रीजंस है। डिक्लाइन इन वर्ल्ड प्राइसेस, ग्लोबल सरप्लस ड्यू टू सब्सिडीज बाय फॉरेन कंट्रीज, ओपनिंग ऑफ डोमेस्टिक मार्केट ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। अगर बता ही देता हूं मैं सबको डिटेल में थोड़ा। हाई प्रोडक्शन कॉस्ट आपका बढ़ते जा रहा है, ठीक है ना। बार बार तो आपको देखिए, एक लैंड पे अगर बार बार आप वो फर्टिलाइजर्स वगैरह यूज कर रहे हैं, तो फर्टिलाइजर्स की मात्रा थोड़ी बढ़ानी पड़ती है, तो उससे आपका प्रोडक्शन कॉस्ट भी बढ़ता है, ठीक है। दूसरा है लो और अनस्टेबल यील्ड्स। उस टाइम पे क्या हुआ करता था, स्टेबल यील्ड भी नहीं था और लो भी था, क्योंकि हमने अभी HYV सीड्स यूज किया नहीं था, तो उसके वजह से जो भी प्रोडक्टिविटी उपज जो होती थी वो काफी क्या होती थी, लो होती थी। डिक्लाइन इन द वर्ल्ड प्राइसेस, अब ये नॉर्मल सा है, ये मैंने आपको सिखाया है। जैसे मान लो डिमांड 200 लोग कर रहे हैं और सप्लाई पहुंच जाएगा 600 का, तो प्राइस क्या होगा, प्राइस रिड्यूस हो जाएगा। तो मान लीजिए आपको कुछ भी पता चला, मान के चलिए मेरे को पता चल रहा है कि वीट का प्रोडक्शन करना चाहिए, वीट में अच्छा पैसा है, वर्ल्ड के लोग को वीट चाहिए, मैंने वीट का प्रोडक्शन किया। तो ये बात सिर्फ मैंने थोड़ी सुनी है, ये बात आपने सुनी, आपके फादर ने सुनी, और कितने लोगों के फैमिलीज ने सुना, सब ने कर दिया वीट का प्रोडक्शन। अब वीट का प्रोडक्शन कर दिया आपने, उसको वर्ल्ड लेवल पे जाके सेल करवाया, अब इतना सारा वहां वीट पहुंच गया, तो उसका वजह से प्राइस गिर गया, प्राइस गिर गया तो आपको लो प्राइस पे मिलेगा, ठीक है ना। तो ये चीज होती थी। सरप्लस ड्यू टू सब्सिडीज, एक सेकंड, ग्लोबल सरप्लस ड्यू टू सब्सिडीज बाय फॉरेन कंट्रीज। अब सरप्लस हो रहा है क्योंकि बहुत सारी जो जैसे हमने सब्सिडी दिया था अपने फार्मर्स को, वैसे बहुत सारी कंट्री सब्सिडी देने लगी। अब जब सब्सिडी देगी तो उनका जो, अब उस कंट्री का, मैं अपने कंट्री के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, अब उस कंट्री में क्या होगा, उनका भी सरप्लस प्रोडक्शन होगा, उनका भी सप्लाई बढ़ेगा, और कॉस्ट क्या होगा, कम होगा, क्योंकि गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, ठीक है। ओपनिंग ऑफ डोमेस्टिक मार्केट ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन, और 1991 में हमने क्या कर दिया, ग्लोबलाइजेशन अपना लिया। अब बाहर की चीजें तो आएंगी, बहुत सारी चीजों में क्या कर दिया था हमने, FDI 51% रखा था, और मैंने बताया था 51% अगर आप रख रहे हैं, यानी वो आके ऑनरशिप अपने पास ही रखेंगे, ठीक है।
इसके वजह से, इन सारी चीजों की वजह से अग्रेरियन डिस्ट्रेस और बहुत सारे सुसाइड्स एग्रीकल्चर सेक्टर में, या जो फार्मर सुसाइड्स करते हैं वो काफी ज्यादा हुए। नेक्स्ट है कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। अगर अभी तो आ नहीं रहा है बोर्ड्स में ये चैप्टर, लेकिन ये जब भी आता है तो इसमें से कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, नहीं तो पॉवर्टी रिड्यूस करने के या एलिवेट करने के जो प्रोग्राम्स है उसके बारे में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट है एक पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। इंडिया के केस में ये कहना बिल्कुल सही है कि एक्सप्लोड ही हुआ है, बहुत तेजी से पॉपुलेशन बढ़ी। ठीक है, और जैसे ही पॉपुलेशन बढ़ती है पर कैपिटा इनकम क्या हो जाता है आपका, डिक्रीज हो जाता है। जैसे मान लीजिए 200 रुपये आप कमाते थे, टोटल पॉपुलेशन थी 10 लोगों की, यानी सबको कितना मिल रहा था, पर कैपिटा इनकम कितना हो गया 20। अब क्या है, आप कमाते 200 ही हैं, फैमिली हो गई 20, तो अब पर कैपिटा इनकम क्या हो गया 10। यानी कि जैसे ही पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन हुआ, पॉपुलेशन बढ़ा, इससे पर कैपिटा इनकम क्या हो जाता है आपका, डिक्रीज कर जाता है। दूसरा है लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। एग्रीकल्चर सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर में ज्यादा कुछ अच्छा हो नहीं पाया। ठीक है ना, देखिए पॉवर्टी के काउजेज में हम पढ़ रहे हैं तो यह पूरा ओवरऑल ले रहे हैं, 1947 से लेकर एक 2000 तक का इरा हम ले रहे हैं, तो उस हिसाब से बोल रहे हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर में स्टार्टिंग में तो हुआ, इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी स्टार्टिंग में हुआ, लेकिन उसके बाद कुछ चेंजेस अच्छे हो नहीं पाए। यानी जो जीडीपी एग्रीकल्चर सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर में राइज करनी चाहिए थी उतना हो नहीं पाया, सर्विस सेक्टर बस बढ़ता रहा। हाई इलिटरेसी रेट, वीकर सेक्शंस जो हमारे सोसाइटी के थे लाइक एससीज एंड एसटी, अब उनके पास एजुकेशन नहीं होता था, एजुकेशन नहीं होता था तो वो लो पेड जॉब्स करते थे। ठीक है, और ये सब क्यों हो रहा था, उनके लैक ऑफ नॉलेज की वजह से। ठीक है, इसलिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे तरीकों से उनको सपोर्ट किया कि वो प्रॉपर एजुकेशन वगैरह ले सके। नेक्स्ट है हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट तो मुझे लगता है आज भी है। ठीक है, लेकिन फिलहाल अभी अपने चैप्टर पे फोकस किया जाए तो रूरल पुअर क्या हो गए, मैंने ये कॉन्सेप्ट ऐसे बता दिया है, वो माइग्रेट तो कर गए लेकिन वो अर्बन एरिया में जाके क्या हो गए, अर्बन पुअर कहलाने लगे। ठीक है, और इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये भी सब चैप्टर 2 का है। इंडस्ट्रियलाइजेशन सबको एब्जॉर्ब नहीं कर पाया। देखो एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत ज्यादा क्या होता था, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा होता था। एक सेकेंड, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा होता था। आप लोग बताइएगा डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, वीडियो पॉज करके। सो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि मोर पीपल इंगेज्ड। ठीक है, जितने की जरूरत है उससे ज्यादा लोग हैं, तो लेकिन अब वो धीरे धीरे हटने लगे तो कहीं तो जाएंगे, या तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में जाएंगे या सर्विस सेक्टर में जाएंगे। इंडस्ट्रियल सेक्टर में उतने जॉब ही जो क्रिएट होना चाहिए था वो क्रिएट ही नहीं हो पा रहा, तो जॉब क्रिएट नहीं हो पा रहा है तो अब वापस से वो मुड़ के एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट है हाई लेवल ऑफ इनडेटनेस। ठीक है, हमारे कंट्री में ऐसे ये बहुत देखी जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, सॉरी अंडर अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, अंडर एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, बहुत लोग सर हिंदी मत, पहले हिंदी बोलना छोड़िए आप लोग, जैसे ही पूछा जाता है आपसे अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है, व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट, आप बोलते हैं बेरोजगारी। अरे भैया हिंदी थोड़ी पूछा है किसी चीज का, पूछूंगा सन, व्हाट इज सन, तो सूरज होता है सर। ठीक है, तो ये नहीं बोलना है। देखो अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है, पहली चीज कि जो पर्सन है वो विलिंग टू वर्क होना चाहिए, विलिंग टू वर्क यानी उसकी इच्छा होनी चाहिए पहले काम करने की। दूसरा एट ए प्रिवेलिंग वेज रेट, इसका मैं एग्जांपल भी दे दूंगा, प्रिवेलिंग वेज रेट पे, उसके बाद भी अगर उसको जॉब नहीं लग रही है ना तब अनएम्प्लॉयमेंट है। यानी ये तीनों पॉइंट जब तक आप नहीं बोलेंगे अनएम्प्लॉयमेंट का डेफिनेशन कंप्लीट नहीं होता है। इसको एग्जांपल से लेते हैं, से मान लो कोई पर्सन है, वो बोल रहा है कि मैं जॉब करने के लिए, कोई भी काम करने के लिए तैयार हूं, और ये लड़का मान लो 12th पास है। मार्केट में 12th पास बच्चे को 10,000 की नौकरी मिल सकती है, मान के चलिए 10,000 की नौकरी मिल सकती है। अब ये बच्चा जाए काम करना तो ये चाहता है, और लेकिन अगर इसको अब 10,000 की भी नौकरी नहीं मिल पा रही है तब ये अनएम्प्लॉयमेंट है। आप घर में बैठे रहेंगे, आप सोचेंगे कि नहीं मुझे लाख रुपए महीना मिलेगा तभी मैं काम करूंगा, तो ये अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है। ये आपने अपने माइंड में प्रायोरिटी सेट कर रखा है कि मुझे इतना ही मिलेगा तभी मैं काम करूंगा, तो ये अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। दूसरा होता है अंडर एम्प्लॉयमेंट, ये भी हमारे इंडिया में बहुत है।
अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि जो भी आपका पोटेंशियल है, एक सेकेंड, जो भी आपका क्या है पोटेंशियल है, आप उससे नीचे आके वर्क कर रहे हो। जैसे मान लो, ऐसे ये चीज आप सर्च कर सकते हो नेट पे, मैं तो बोल रहा हूँ आज चेक करके ही देखो कि पीएचडी स्कॉलर्स ने, बहुत सारे पीएचडी स्कॉलर्स ने कांस्टेबल पोस्ट के लिए फॉर्म भरा था। अब सोचिए, जो आदमी को लेक्चरर होना चाहिए, जो आदमी को प्रोफेसर होना चाहिए, जो आदमी को कॉलेज में जाके पढ़ाना चाहिए, वो आदमी क्या है, कांस्टेबल का काम कर रहा है या फॉर्म भर रहा है। बहुत सारे पीएचडी स्कॉलर्स ने क्लर्क का फॉर्म भरा है, ग्रुप डी लेवल का फॉर्म भरा है। यूपी की बात है ये, आप एक बार ये नेट पे सर्च करके मुझे बताइएगा कि हाँ ऐसा कुछ हुआ है, ठीक है। तो ये है अंडर एम्प्लॉयमेंट, यानी कि जो आपकी पोटेंशियल है आप उससे नीचे जाके काम करते हो, ठीक है। या फिर बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब में देखो कि होता क्या है, उसके पास एजुकेशन बहुत हाई लेवल का है, लेकिन उस हाई लेवल के एजुकेशन के हिसाब से ना उसको जॉब मिल नहीं पाई, तो वो पर्सन क्या हो जाता है, बहुत डर जाता है। तो फिर वो क्या करता है, कोई गवर्नमेंट जॉब ले लेता है, छोटा सा ही जॉब ले लेता है, गवर्नमेंट जॉब ले लेता है। उसके दिमाग में फीड हो जाता है कि जॉब सिक्योरिटी हो गई, अब मुझे कोई जॉब से निकाल सकता नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है, तो इसके वजह से क्या होता था, मान लो आप अनएम्प्लॉयमेंट है या अंडर एम्प्लॉयमेंट है, आप बोरो मनी करते हैं, ठीक है भाई, आपकी भी कुछ अपनी जरूरतें होती हैं और इसी का फायदा उठाते हैं मनी लेंडर्स या जो भी पैसे देने वाले लोग होते हैं, वो हाई इंटरेस्ट पे आपको पैसा देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पुअर स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर। तो हम प्रिमिटिव यानी पुराने मेथड्स यूज कर रहे थे, और अभी मैंने फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड आपको एक्सप्लेन किया है। इस सब की वजह से हमारा एग्रीकल्चर का काफी बुरा हाल था, इसकी वजह से भी पॉवर्टी थी। इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम, ठीक है ना, मैंने आपको ये फर्स्ट चैप्टर में भी बताया है, जब भी वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल तरीके से नहीं होगा, इक्वल तरीके से होगा तो पॉवर्टी नहीं रहती है। क्या रहेगी, पॉवर्टी नहीं रहेगी। लेकिन जब भी इसको आप क्या करेंगे, अनइक्वल तरीके से बांटेंगे ना, पॉवर्टी हमेशा एग्जिस्ट करेगी। पॉवर्टी क्या करेगी, हमेशा एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट है इन्फ्लेशन। हमेशा क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस राइजेस इन प्राइस, और जो आपके एसेंशियल कमोडिटीज हैं, जो इंपॉर्टेंट चीजें होती है, लाइक मेडिसिन हो गया, फूड ग्रेन्स हो गया, जो बेसिक चीजें हैं आपकी रोजमर्रा की चीजें, वो महंगी होती जा रही है। वो महंगी होती है तो आपके जेब पे पैसा बढ़ता है, ठीक है ना। इस पर मैं एक कैलकुलेशन आपको बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं, बाद में, ठीक है। और अगर बाई चांस मुझसे छूट गया तो मुझे कमेंट में याद दिला दीजिएगा कि आप बोले थे कि इससे रिलेटेड आप कुछ कैलकुलेशन बताएंगे, ठीक है ना। देखिए, ये विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी ऐसे बुक में नहीं दिया होगा कि ये पूरा साइकिल होता है पॉवर्टी का, ठीक है ना। अगर आप लो इनकम कमाते हैं तो आपके पास बचत कम होगा, बचत कम होगा तो आप कहीं इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे, इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो कैपिटल फॉर्मेशन लो होता है, लो कैपिटल फॉर्मेशन की वजह से प्रोडक्टिविटी लो होती है, और फिर उससे लो इन्वेस्टमेंट होता है, और फिर उससे जो जनरेशन होना चाहिए था इनकम का वो भी क्या होगा, फिर लो होगा। तो ये पूरा साइकिल है जो चलते जाता है, उसको विशियस साइकिल कहते हैं, हिंदी में बोलते हैं विषैला, ठीक है ना। तो ये विषैला साइकिल है किसका, पॉवर्टी का, ठीक है। ठीक है, गवर्नमेंट ने क्या अप्रोच लिया, गवर्नमेंट ने क्या अप्रोच लिया पॉवर्टी को रिमूव करने का, वो देखते हैं। फर्स्ट था उनका ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच। ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच क्या होता है, इन्होंने ऐसा एक्सपेक्टेशन रखा कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ यानी जीडीपी बढ़ रही है तो पर कैपिटा इनकम भी इंक्रीज होगी, किसकी, हर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी का। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, और ये आज भी नहीं हो रहा है। आप देखिए, इंडिया की जीडीपी तो आज भी बढ़ रही है, लेकिन उस हिसाब से क्या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही है, ठीक है। तो ये इन्होंने फर्स्ट 5 ईयर प्लान में ऐसा कुछ अप्रोच रखा था, बट ये क्या रहा, इनइफेक्टिव रहा। पॉपुलेशन क्या था, पॉपुलेशन का उस टाइम पे, फर्स्ट 5 ईयर का बोल रहा हूँ, उस टाइम पे पॉपुलेशन ज्यादा नहीं थी, तो पॉपुलेशन का वेरी लो ग्रोथ था। ग्रीन रेवोल्यूशन के आने की वजह से क्या हो गया, देखिए मैंने ये कॉन्सेप्ट भी बताया था, ग्रीन रेवोल्यूशन आया, ठीक है, क्या हुआ, प्रोडक्शन बढ़ा था, किसके वजह से, HYV सीड्स के वजह से। तो भैया जो रिच फार्मर था उसका भी तो प्रोडक्शन बढ़ा, ठीक है, पुअर का बढ़ा, रिच का भी तो बढ़ा। अब रिच का जहां 200 केजी उग रहा था, अब 2000 केजी उग रहा है। एग्जाम्पल है, इतना ज्यादा नहीं उगा था, लेकिन 200 का क्या होने लगा, 2000 उगने लगा, तो वो भी तो पैसा अच्छा बनाने लगा। तो इन दोनों के बीच में क्या बढ़ने लगा, गैप बढ़ने लगा। गैप जैसे जैसे बढ़ेगा, ये क्या करेगा, रिच वाला पर्सन जो है वो एक्सप्लॉइट करना शुरू करेगा, ठीक है, जमीन हड़पने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो लार्ज फार्मर्स और स्मॉल फार्मर्स में क्या होने लगे, डिस्पैरिटीज बढ़ने लगे। अनविलिंगनेस एंड इनएबिलिटी टू रीडिस्ट्रीब्यूट लैंड,
जैसे लैंड सीलिंग एक्ट लेके आई, कौन लेके आई? गवर्नमेंट लेके आई, ठीक है भैया। क्या करना था 30 एकड़ से, जैसे जिसके पास उससे ऊपर जमीन थी उसको उसको छीन के फार्मर्स में या टीलर्स में बांटना था। तो जब केरला और बंगाल में ही ये इम्प्लीमेंट अच्छे से हुआ, अदर स्टेट में नहीं हुआ, तो आपको फिर ये चीज ट्राई करनी थी ना। क्यों ये चीज बस 1950s के टाइम पे हुआ और उसके बाद कभी हुआ ही नहीं? दोबारा भी ट्राई, तो आपकी मंशा नहीं है, आप विलिंग नहीं थे कि ये लैंड जो है वो अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो, जो फार्मर्स है उन सभी को लैंड्स मिले, एक ही किसी एक ही पर्सन के पास ज्यादा लैंड ना चला जाए। आपके पास ऐसी मंशा नहीं थी, इसलिए दोबारा हो नहीं पाया। ठीक है, नेक्स्ट है सेकंड। क्या हुआ? पॉवर्टी एलिवेशन कुछ प्रोग्राम्स निकाले गए। ये थर्ड 5 ईयर प्लान से शुरू हुआ। गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया वेरियस वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स, हम कुछ देखेंगे भी। थर्ड क्या है? मिनिमम नीड प्रोग्राम चलाया गया, ये फिफ्थ 5 ईयर प्लान में चलाया गया। एम्स टू प्रोवाइड बेसिक एम्यूनिटीज देने की कोशिश की गई, जैसे इम्प्रूव्स पीपल लिविंग स्टैंडर्ड, फूड ग्रेन्स दिए गए सब्सिडाइज रेट पे, जो ये बीपीएल से आपको अनाज वगैरह मिलता है। एजुकेशन दिया गया, बहुत सारे गवर्नमेंट जो है स्कूल्स वगैरह हैं वहाँ पे आपको ज़्यादा खर्चा नहीं लगता है, आपके बच्चे का एडमिशन हो जाता है। हेल्थ फैसिलिटीज, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स वगैरह बने। वाटर सप्लाई, इसका कुछ ज़्यादा बहुत नॉमिनल फीस वगैरह रखा गया। सैनिटेशन, ठीक है। थर्ड 3 प्रोग्राम फिर चलाए गए। पीडीएस, ऐसे ये सब पढ़े होंगे आप लोग, पीडीएस वगैरह पढ़ा है कि नहीं पता नहीं मुझे। ऐसे रूरल डेवलपमेंट में मैं इस चीज को डिटेल में बताऊंगा आपको, ठीक है ना। तो इसको कहते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। जैसे इसी से क्या होता है, वो जो अनाज है ना सब्सिडाइज, ये जो अभी देखा हमने सब्सिडाइज रेट पे आपको राशन शॉप पे मिलता है। राशन शॉप ये वाला नहीं, राशन शॉप जहाँ से आपको सब्सिडाइज रेट यानी 2 रुपए केजी चावल, 2 रुपए केजी वीट जो मिलता है वो आपको राशन शॉप पे मिलता है, ठीक है, वो गवर्नमेंट का होता है। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम लाया गया, इसमें आपको फूडिंग, प्री स्कूल, प्राइमरी हेल्थ केयर 6 ईयर्स ऑफ एज तक दिया जाएगा। मिड डे मील स्कीम स्टार्ट किया गया कि बच्चे स्कूल एजुकेशन में ज़्यादा से ज़्यादा आए। गरीब हैं वो, कमाते नहीं हैं, उनके फैमिली जो है उन्हें कमाने के लिए घर में रखती है। तो और कमाना क्यों है? वो बच्चा कमा के क्या करेगा? अपना ही पेट भरे, तो इसलिए उसके खाने की व्यवस्था कर दी गई कि जितना देर वो कमाता है उसके खाने का व्यवस्था होता, तो वो खाना हम यहीं खिला दे रहे हैं, आप उसको स्कूल भेजिए। ठीक है, नेक्स्ट है पोवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स इन इंडिया। इसको मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि उतना दिया नहीं है आपकी किताब में। नॉर्मल नॉर्मल चीजें, कुछ फैक्ट्स बेस्ड चीजें दी हुई हैं, लेकिन इससे पहले पहले दो में इसको डिवाइड किया गया, वो 2 चीजें आप समझ लीजिए, इसके बाद हम चलेंगे। पहला होता है, ठीक है, ये जो पोवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम है, पोवर्टी को एलिवेट करने के 2 तरीके हैं। फर्स्ट है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। क्या है? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। और दूसरा है वेज एम्प्लॉयमेंट। सेल्फ मतलब खुद, और एम्प्लॉयमेंट किसको देना है? खुद को। तो इसमें होगा क्या, इसके जितने भी स्कीम्स होंगे, ऑल इन ऑल की बात में एक बार में ही समझा दे रहा हूँ कि इसमें होगा क्या। गवर्नमेंट क्या करेगी, अगर आप उस लायक नहीं, तो गवर्नमेंट, जैसे मान लो गवर्नमेंट ने मुझे 50 करोड़ रुपए दे दिया कि धीरज एक काम करो, तुम कोई इंडस्ट्री सेटअप कर दो, ठीक है। इंडस्ट्रीज जैसे ही मैं सेटअप करूंगा, उससे क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, बहुत सारा क्या हो जाएगा? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो जाएगा, सभी को नौकरी मिल जाएगी, ठीक है। दूसरा क्या होता है, गवर्नमेंट वेज एम्प्लॉयमेंट में क्या होगा, गवर्नमेंट खुद कुछ ना कुछ काम करवाएगी, जैसे लाइक मनरेगा। गवर्नमेंट ने काम कराया और बदले में आपको क्या देगा? पेमेंट देगा। जैसे एक है फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, ठीक है, तो वही कैलोरी वाली बात याद रखना, इसमें हम डिस्कस करेंगे। तो आप खाना अच्छी क्वालिटी का नहीं खा रहे हैं, तो एक काम कीजिए, आप सरकार के लिए काम कीजिए, सरकार आपको अच्छा खाना खिलाएगी, ठीक है ना। तो ये स्टार्ट किया गया। या सरकार का कुछ ब्रिज बन रहा है या कोई भी ऐसा चीजें वो इनिशिएट कर रहे हैं कुछ बनाने का या क्रिएशन का, तो वहां पे आप आके काम कीजिए, आपको बदले में पैसा मिलेगा। यानी यहाँ पे आप किसी पर्सन को पैसा दे रहे हैं और वो इम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर रहा है। यहाँ पे सरकार खुद इम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर रही है और वो काम आप कीजिएगा तो आपको पैसे मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको थोड़ा आराम से देख लेते हैं क्या क्या प्रोग्राम्स थे। फर्स्ट है REGP, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, ठीक है। इसमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दी गई, कहाँ? रूरल और स्मॉल टाउन्स के लोगों को। फाइनेंशियल असिस्टेंस, जैसे बैंक लोन फॉर सेटिंग स्मॉल इंडस्ट्री। देख लीजिए, हम सेल्फ की बात कर रहे हैं, यानी किसी को पैसा दिया जाएगा, वो क्या करेगा? इंडस्ट्रीज वगैरह कुछ भी सेटअप कर देगा जिससे एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन हो। तो बैंक लोन दिया जाएगा क्या करने के लिए? आपको स्मॉल इंडस्ट्रीज ओपन करने के लिए।
दूसरा क्या हुआ, पीएम रोजगार यानी प्रधानमंत्री रोजगार योजना। इसमें क्या है, एजुकेटेड जो अनएम्प्लॉयड है यानी एजुकेटेड है लेकिन नौकरी नहीं लग रही है, रूरल के हों चाहे अर्बन एरियाज के हों, उन्हें कोलैटरल फ्री लोन दिया जाएगा यानी कोई ब्याज वगैरह नहीं लगेगा कि आप क्या कीजिए, इंटरप्राइज सेटअप कीजिए। ठीक है, 1993 में ये प्रोग्राम आया था और 1992 से लेकर 1997 तक का डाटा देखा जाए तो 7 लाख माइक्रो इंटरप्राइजेस बन गए थे। ठीक है, क्या हो गए थे, 7 लाख तक माइक्रो इंटरप्राइजेस यहाँ पे बन गए थे। ठीक है, थर्ड क्या है, अच्छा थर्ड प्रोग्राम जो है ये आरईजीपी, अभी हमने ऊपर पढ़ा, आरईजीपी और पीएमआरवाई का मिक्सचर है। ठीक है ना, क्या है, आरईजीपी और पीएमआरवाई का मिक्सचर है, इसको नाम दिया गया प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। ठीक है, इसमें भी क्या हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दी जाएंगी रूरल और अर्बन एरियाज में। क्या करना है आपको, वेंचर्स खोलने हैं। ठीक है, देखिए हल्का हल्का बस नाम बदल रहा है, चाहे इंडस्ट्रीज हो, वेंचर्स हो, एंटरप्राइजेज हो, सब एक ही चीज है। क्या है ये, 2008-9 में निकला था, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। अच्छा मैं ये बताऊंगा सेंट्रल सेक्टर स्कीम क्या होता है। ट्रेडिशनल आर्टिसंस और अनएम्प्लॉयड यूथ है, उनको क्या मिल सके, एम्प्लॉयमेंट मिल सके। पहले इस चीज को समझ लेते हैं, फिर आगे प्रोग्राम्स पे हम चलते हैं। देखिए दो तरह के स्कीम होते हैं, एक हो गया, मेनली बता रहा हूँ, ज्यादा जाना नहीं है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम, और दूसरा आएगा शायद सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। सेंट्रल सेक्टर स्कीम में क्या होगा ना, इसमें सेंटर पूरा का पूरा पैसा लगाएगा। क्या लगेगा, सेंटर पूरा का पूरा फंडिंग करेगा। ठीक है, और किसी को कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में क्या होगा ना, ये स्टेट लिस्ट का होता है, स्टेट से रिलेटेड कोई काम होता है तो इसमें रेशियो चलता है। जैसे मान लीजिए सेंटर दे रहा है 60% पैसा तो स्टेट को 40% पैसा देना होगा, या सेंटर दे रहा है 20% और स्टेट को देना होगा 80%। तो ऐसे रेशियो रहेगा, यानी स्टेट को भी और सेंटर को, दोनों को पैसा देना है। ठीक है, ध्यान रहेगा, ये दो तरह के स्कीम्स होते हैं। तो ये क्या था, सेंटर सेक्टर स्कीम था, यानी पूरा का पूरा जो पैसा लगेगा वो सेंटर लगाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। तो इसमें क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी और वेज एम्प्लॉयमेंट, यानी कि आप वेंचर क्रिएट कीजिए, इसमें दोनों तरह के काम होंगे। ठीक है, और कहाँ, अर्बन एरियाज में। ये क्या है, सेंट्रली, देखिए ये आ गया सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंट्रली यानी 75% कौन दे रहा है, सेंटर, और 25% कौन लगाएगा, स्टेट। ठीक है, नेक्स्ट है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। ठीक है, इसमें क्या करना है, आपको प्रमोट करना है माइक्रो इंटरप्राइजेस को, यानी वही छोटे छोटे इंटरप्राइजेस। अब इसमें क्या है, किसके थ्रू, तो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू। सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है, ऐसे ये 10th क्लास की भी चीज है। सेल्फ हेल्प ग्रुप, मान लो 7 से 15 लोगों का मान लीजिए ग्रुप है। ये क्या करते हैं, पहले ये 15 ही लोग मिलकर क्या करेंगे, जैसे मान लो कोई 100 रुपया दिया, कोई 500 रुपया दिया, कोई 2000 रुपया दिया, ये अपने ही ग्रुप से मनी को क्या करते हैं, पूल करते हैं। मनी को क्या करते हैं, पूल करते हैं, मांगते हैं एक दूसरे से। ठीक है, मान लीजिए सब लोगों ने पैसा मिलाया, वो हो गया है 10,000 रुपये। तो अब ये क्या करेंगे, गांव में किसी को भी लोन की जरूरत होगी ना, तो उसको 5,000 रुपया दे दिया और बदले में 5% का इंटरेस्ट ले लिया। तो देखो ये 5,000 रुपया भी लौटेगा और 5% इंटरेस्ट भी लौटेगा, तो ये 5% इंटरेस्ट इनका क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। अब ये जो रेट रखते हैं ये बैंक के आसपास का रेट रहता है। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ, ये क्या करेंगे, सेव मनी करेंगे और फिर इसको क्या करेंगे, लेंड करेंगे। और थ्रू बैंक्स गवर्नमेंट प्रोवाइड पार्शियल फाइनेंशियल असिस्टेंस टू सेल्फ हेल्प ग्रुप, 1997 में हुआ था। ठीक है, पार्शियल फाइनेंशियल असिस्टेंस का मतलब क्या है, जैसे मान लो, अच्छा इसमें जैसे कैसे होता है, नाम रखना ग्रुप का, तो ग्रुप का नाम भी रखा जाता था। तो मान लीजिए मेरे सेल्फ हेल्प ग्रुप का नाम है कुछ डीजे ग्रुप मान लीजिए। ठीक है, डीजे ग्रुप नाम है। अब क्या होगा ना कि हम लोग का ग्रुप ये काम मान लीजिए 3 साल से कर रहा है, तो बैंक के पास एक दिमाग में है ना कि ये सेल्फ हेल्प ग्रुप है, ग्रुप का नाम डीजे ग्रुप है, ये रेगुलर लोन बांट रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, तो बैंक के सामने आपका विश्वास बनता है, सरकार के सामने आप स्टेब्लिश हो जाते हैं कि ये एक अच्छा सेल्फ हेल्प ग्रुप है। तो गवर्नमेंट क्या करती है ना, अच्छा जैसे मान लीजिए इसी एग्जाम्पल को लेता हूँ कि मेरे पास है 10,000 रुपये और मेरे को किसी को लोन देना है 15,000 का, मैं 15,000 रुपये कहाँ से लाऊंगा, है ही नहीं। तो अब मैं बैंक से जब लोन मांगूंगा ना कि भाई मेरे पास 10 है, किसी को देना 15 है, तो मेरे को ये जो 5,000 रुपया देगा बैंक ना, वो बहुत सस्ते पे देगा, मतलब 1% के भी लोन पे दे दे। ठीक है ना, क्योंकि गवर्नमेंट ने बोल के रखा है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप वाले को मदद करो। क्यों, क्योंकि आप हर जगह पहुंच नहीं पा रहे हो, हर जगह के हर व्यक्ति के पास क्या है, जमीन का कागज नहीं है कि अगर उन्हें 5,000 रुपए की जरूरत होगी तो वो जमीन का कागज आपके पास गिरवी रख के लोन लेंगे।
आप ही सोचो, आपको 5,000 रुपए की जरूरत हो अभी, तो आप जमीन, आपके पास और कुछ नहीं, आप सैलरी वगैरह कुछ नहीं कमाते, आप खेती करते हो, लेकिन 5,000 की जरूरत है आपको, क्या करोगे? बैंक में लोन लेने के लिए जमीन का कागज तो गिरवी नहीं रखोगे, जाओगे मनी लेंडर के पास, मनी लेंडर ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, तो वहां पे अच्छा क्या रहता है, आप सेल्फ हेल्प ग्रुप से ले लो, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने इसलिए इन लोगों को सपोर्ट किया था। वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, ये मैं बताया, इसमें गवर्नमेंट आपको जॉब वगैरह देगी और बदले में उसका पेमेंट देगी। तो इसमें पहला जो प्रोग्राम का नाम है वो है संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। इसमें क्या है, सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री मीन्स एक्स्ट्रा, जो आप काम कर रहे हैं वो करते रहिए, एक्स्ट्रा काम करने, ठीक है ना, कमाने के लिए हमारे पास है, ये रूरल एरियाज में चला, लेबर इंटेंसिव वर्क होगा, यानी लेबर का यूज ज्यादा और मशीन्स का यूज कम, ठीक है। तो इसमें मैनुअल टाइप का भी काम रहेगा, स्किल्ड भी। मैनुअल आप समझते हैं जिस काम को करने के लिए कोई स्किल्स की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए मैं आपको बोलता हूँ कि ये पत्थर पकड़ो और इसको 3 मंजिले पे लेके जाओ, इसके लिए कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं मैनुअल वर्किंग। और बाद बाकी क्या होता है, स्किल्ड, स्किल्ड में आपको स्किल्स की जरूरत है, ठीक है। तो ये विलेज में चालू किया गया, ठीक है। सेकंड है नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। ये भी क्या है, फिर अगेन सप्लीमेंट्री है, एक्स्ट्रा, आप एक्स्ट्रा काम कीजिए। 100 मतलब 150 बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स में ये प्रोग्राम लागू किया गया। ये भी क्या है, 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, यानी स्टेट का कुछ पोर्शन अलग होगा, सेंटर का पोर्शन अलग होगा, ठीक है। 2004 में इसको स्टार्ट किया गया। नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। ये मैं एक बार और ऊपर भी बता चुका हूँ, इसमें फूड, प्री स्कूलिंग, प्राइमरी हेल्थ केयर 6 ईयर्स ऑफ एज तक मिलेगा। आंगनवाड़ी जो स्कीम है, ठीक है, उसी के अंडर ये निकाला गया था, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यानी कुछ शेयर आपका स्टेट का होगा, कुछ शेयर सेंटर का होगा। 1975 में आया, डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड एंड एम्पावरमेंट ऑफ ए मदर, उसके लिए ये प्रोग्राम लाया गया, ठीक है। तो यहीं पे शायद हमारा चैप्टर एंड होता है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर एंड होता है, ठीक है। और अब आपको जो भी डाउट हो, आप डाउट मुझे इंस्टाग्राम पे लिख के भेजें, मैं उसे सॉल्व करूंगा, या दोबारा जरूरत पड़ी तो मैं दोबारा आपको समझाऊंगा, ठीक है ना। लेकिन आप डाउट जरूर बताएं, ठीक है। दूसरा है कि हम अभी इंडियन इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, क्लास 12, इंडियन इकोनॉमी क्लास 12 पढ़ रहे हैं हम। तो इसके जस्ट बाद जब हम 6 चैप्टर्स कंप्लीट कर लेंगे, 6 चैप्टर्स कंप्लीट करने के बाद हम चलेंगे फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स पे। किस पे चलेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स पे। तो एक तरफ मैक्रो इकोनॉमिक्स हम पढ़ते रहेंगे और इंडियन इकोनॉमी का एमसीक्यू चलता रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि आपके बोर्ड्स में एमसीक्यू वगैरह का पोर्शन बढ़ेगा इस बार। तो एमसीक्यूज हम इधर सॉल्व करते रहेंगे और इधर मैक्रो इकोनॉमिक्स भी पढ़ते रहेंगे, ठीक है। अगर आपको लगता है कुछ इम्प्रूवमेंट वगैरह करने की जरूरत है तो आप वो सजेस्ट कर सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम पे। और क्या बोलूँ मैं, ठीक है, तो बाय, गुड नाइट। फिर हम लोग कल मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। तो और हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। सो बाय, गुड नाइट।